हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेक्शंस कौन कौन से हैं? 12, 13, 14, 15। ये आपके लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। ये बेसिकली क्या कहता है कि किस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका शेड्यूल में दिया होता है कि मान लो 3 महीने हैं या 10 दिन है। उस टाइम पीरियड को कैसे एक्सटेंड या कैसे आप बढ़ा सकते हैं या कैसे प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे लिमिटेशन एक्ट में, जिसके द्वारा हमारा टाइम पीरियड बढ़ सकता है। अब हम ये बेयर एक्ट से देखेंगे ये बेसिकली क्या कहता है। अब देखिए, ये पार्ट 3 में आपके लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये सेक्शन 12 जो है ये आपका सबसे पहला है। ये क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स में किस तरह से आपका टाइम जो है वो एक्सक्लूड करा जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है। कि मान लो 6 महीने में से 2 महीना निकालना है या 1 महीना निकालना है। ये क्या कहता है कि जिस दिन पहले ये किस किस पे लगता है? एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन की बात हो रही है। द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है कि अगर कोई भी हमें टाइम निकालना है एक सूट को फाइल करने के लिए या अपील को या एप्लीकेशन को, कि जिस दिन से वो टाइम पीरियड शुरू होता है उस दिन को निकालना होता है। कि अगर मान लो आपका 5th से शुरू हो रहा है तो 5th को छोड़ के अगले दिन से हम बात करेंगे। अब दूसरा क्या कहता है कि अपील और एप्लीकेशन लगानी है लीव टू अपील और फॉर रिवीजन या एक जजमेंट की रिव्यू के लिए। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हो गई कि जिस दिन वो जजमेंट कंप्लेंट जिसकी हमें कंप्लेन करनी है या अपील करनी है जो प्रोनाउंस हुई थी, एंड उस जजमेंट की कॉपी लेने के लिए ऑब्टेनिंग अ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर जिसे हमें अपील करनी है या हमें रिवीजन डालनी है या हमें रिव्यू करना है, वो टाइम जो हमें लगेगा उस कॉपी को लेने में वो भी हमें एक्सक्लूड करना होगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि जब वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड, ठीक है, या हमें एक एप्लीकेशन लगानी है लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, तो जो टाइम लगेगा, टाइम रिक्विजिट मतलब जो टाइम लगेगा उस कॉपी को ऑब्टेन करने में, उस जजमेंट की ऑब्टेन करने में कॉपी, वो टाइम भी आपका एक्सक्लूड होएगा। फिर क्या कहता है कि टाइम कंप्यूट करने में कब? कि जब हमें एक एप्लीकेशन लगानी है एक अवार्ड को सेट असाइड कराने में, तो जो टाइम हमें उस अवार्ड की कॉपी लेने में लगेगा, मतलब कोई अगर अवार्ड कोई एक ऑर्डर पास हुआ होता है उसको लेने में जो लगेगा वो भी एक्सक्लूड होगा। ये एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि जो टाइम आपको लग रहा है कॉपी ऑब्टेन करने में, एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। मान लो ये इसका मतलब ये है कि अगर 5th को आपका ऑर्डर पास हो गया, ठीक है, आपने 5th को ही अपना लगा दी एप्लीकेशन कि हमें एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए इसकी, जो भी आपका ऑर्डर पास हुआ है इसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो मान लो इन्होंने 1 महीना लगाया या 2 महीने लगाए, वो सारा टाइम आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। पर अगर आपने 5th को ना लगा के, 5th जुलाई की बात थी, ठीक है, और आपने कब लगाया? आपने आपने लगाया इसको 5th अगस्त को, ठीक है, तो ये जो 1 महीना है इसका आपका टाइम खत्म नहीं होगा। आपको अभी 2 महीने ही बचे हैं अब आपके पास। मान लो अगर 3 महीने का टाइम था, 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड था, तो 2 महीने ही बचे हैं। और अगर आपका पास मान लो था ही 1 महीने का टाइम, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, उसमें आपको फिर अब कोई बचाव नहीं होगा उसका। अगर डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो फिर आपको वहां पे कंडोन कराना पड़ेगा डिले, आपका टाइम पीरियड निकल चुका है। तो बेसिकली जो टाइम आप रहते अगर एप्लीकेशन लगा देते हो, वो टाइम आपका एक्सक्लूड होता है। जो कोर्ट की वजह से आपका डिले होता है वो एक्सक्लूड होता है। जो आपकी वजह से डिले हुआ उसको कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ कोर्ट ही अपना टाइम पीरियड को कंडोन करा सकता है, क्योंकि वो कोर्ट की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी। अब सेक्शन 13 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील
ठीक है, एज अ पॉपर इज अप्लाइड। पॉपर कौन होता है? जिसके पास अपना खर्चा देने का पैसा नहीं होता। तो ठीक है, अब एक पॉपर जो है उसने एक केस फाइल करना है या उसने अपील करनी है, तो जो उसको टाइम लगेगा लीव टू सू के लिए या अपील के लिए, वो टाइम एक्सक्लूड होगा। इनके जो सब हेडिंग, ये जो हेडिंग्स है, यही अपने आप में सब बता देती हैं कि सेक्शन में क्या लिखा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? सूट और अपील, सू मतलब सूट और अपील मतलब अपील। इन एनी केस वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर। ठीक है, एक बंदे ने एप्लीकेशन लगाई है या सूट फाइल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है कि मैं एक पॉपर हूं, तो अगर जो उसने एप्लीकेशन लगाई है हैज बीन मेड एंड रिजेक्टेड, उसने एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो गई, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, कि भाई मुझे प्लीज आप बचाव दे दो कि मेरे को फीस ना भरनी पड़े, कभी कभी लाखों में भी कोर्ट फीस होती है, तो कि वो मुझे फीस ना भरनी पड़े। अगर उसकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो अगर वो गुड फेथ में उसने वो एप्लीकेशन लगाई थी, तो वो उसका टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। एंड द कोर्ट में ऑन द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fees had been paid in the first instance। मतलब मान लो 5 जुलाई को उसने लगाई एप्लीकेशन कि भाई मुझे एज अ पॉपर केस फाइल करने दिया जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ये डिसीजन हुआ 5 अगस्त को। तो कोर्ट अगर ये उस दिन कोर्ट फीस दे देता है, तो ये कंसीडर करेगी कि 5 जुलाई को ही लग गया था, उसने केस अपना टाइम पे ही लगा दिया था। ये नहीं मानेगी कि अब देखेगी कि भाई कहीं इसका जो टाइम पीरियड है एक्सटीड तो नहीं हो गया है, ये बियॉन्ड लिमिटेशन तो नहीं चला गया है, तो इसी दिन से उसे मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़े से सेक्शन 12 पे, क्योंकि सेक्शन 12 और 13 हो गया। सेक्शन 12 क्या कहता है? इफ अ प्रोनोट इज एक्सिक्यूटेड ऑन 5 जून, ठीक है, 5 जून को बना है, ठीक है, तो द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग सूट, 3 साल का जैसे टाइम पीरियड है वो क्या होगा? 5 जून 1948, नॉट 4 जून। क्योंकि क्या है कि जो 5 जून थी 1955 को, अभी हमने क्या पढ़ा था 12(1) में, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे छोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब 6 से शुरू होगा, तो 6 से शुरू होगा तो 5th वाला जो तारीख होएगी वो लास्ट होएगी, क्योंकि अगर 6 को भी हम इंक्लूड कर देंगे तो वो दिन तो फिर एक दिन बढ़ गया ना 3 साल में, तो 5th को ही खत्म होगा। इसका तरीका याद करने को भी कैसे हो गया? जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से खत्म होगा, तो डेट वही रहेगी। ठीक है, अब ये आगे क्या कहता है? एप्लीकेशन शुड हैव बीन मेड फॉर सर्टिफाइड कॉपी टू अवेल द बेनिफिट। जो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए एप्लीकेशन लगा देनी होनी चाहिए, बंदे ने बोनाफाइड एक्ट किया हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं करता, एप्लीकेशन नहीं लगाता सर्टिफाइड कॉपी के लिए, तो उसे सेक्शन 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो टाइम बिटवीन होगा व्हेन कॉपी इज रेडी एंड द डेट व्हेन द डिलीवरी वाज टेकन कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। मतलब कि अगर मान लो 12 तारीख को कॉपी जो है आपकी रेडी हो गई, एक बंदे ने 18 तारीख को कॉपी लेने आया, तो ये जो टाइम है 6 दिन का, ये एक्सक्लूड नहीं होगा, ये उसके टाइम पीरियड में जुड़ जाएगा। अगर मान लो 3 महीने थे और उसने टाइम पे लगा दी थी, तो उसे 12 तारीख तक उसका टाइम था कि भाई इस टाइम तक उसका कोई भी टाइम नहीं लगेगा, 3 महीने एज इट इज रहेंगे। लेकिन कॉपी रेडी होने के बाद भी वो 6 दिन तक नहीं आया, तो 3 मंथ्स मतलब 90 डेज में से उसके 66 डेज माइनस हो जाएंगे और कितने डेज बच जाएंगे? 84। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका टाइम कम होता है। अब हम वापस हमारे बेयर एक्ट पे जाते हैं। अब सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। जो कोर्ट बिना जुरिस्डिक्शन के जो टाइम लगता है, मतलब किसी ने अगर गलत कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो जो वहां पर उसका जो टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है एज पर सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये क्या कहता है कि एनी सूट, ठीक है, द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस, ठीक है, अनदर सिविल प्रोसीडिंग, कहाँ पर? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, या अपील या रिवीजन अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। वो एक्सक्लूड हो जाएगी अगर कोई भी एक पर्सन ने, प्लेंटिफ ने केस फाइल करा है ड्यू डिलीजेंस से और सेम मैटर है इन इशू, तो वो गुड फेथ में अगर प्रोसिक्यूट कर रहा था और फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर, वो कोर्ट उस केस को एंटरटेन नहीं कर सकता। तो वो टाइम जो उसका वेस्ट हुआ, मान लो ए कोर्ट में
और केस फाइल करना था बी कोर्ट में, तो अगर ए कोर्ट में उसके 3 महीने वेस्ट हो गए तो वो जो है उसके 3 महीने कंपनसेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती से मतलब सब कुछ जानते हुए, मान लो एडवोकेट से पूछते हुए भी, हर चीज करते हुए उसने यहाँ पर केस फाइल किया था, तो वो टाइम उसका कोर्ट जो है कंपनसेट कर देगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, वो आपका टाइम ऐसा मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं, अब बी में जाकर अपना केस फाइल कर दो। ठीक है। अब 2 पॉइंट क्या कहता है कि भाई प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस, अपील में या रिवीजन में सेम पार्टी सेम रिलीफ के लिए वो भी टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा जब गुड फेथ में वो कोर्ट पर्सन जो है, प्लेंटिफ जो है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था एप्लीकेंट कि जो मेरा काम है वो इस कोर्ट में हो सकता है, लेकिन डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन से या अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर की वजह से वो कोर्ट उसके काम को एंटरटेन नहीं कर सकता था। इस वजह से यहाँ पर भी वही सेम वाली बात है कि अगर एप्लीकेंट ने केस लगाया है, यहाँ पर प्लेंटिफ था, ठीक है, कि अगर एक केस लगाया है और यहाँ पर उसका काम नहीं बन सकता था, तो जो 3 महीने लगे थे वो उसके कंपनसेट हो जाएंगे कि जाओ भैया आप बी कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अब थर्ड क्लॉज क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब कि ऑर्डर आपका रूल, ऑर्डर हो गया यहाँ पे ये 22 23, रूल आपका 2 में जो कहा जाता है उसको छोड़ते हुए, उसको भूलते हुए, जो प्रोविजंस है सब सेक्शन 1 के वो अप्लाई होंगे फ्रेश फ्रेश सूट, जो परमिशन ग्रांट करते हुए होता है कि अगर वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड दैट फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, कि अगर इसको हम भूल जाएं कि ऑर्डर 23 और रूल 2 में क्या लिखा हुआ है, जो सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है ये एक फ्रेश सूट पे भी एप्लीकेबल होगा, कि लेकिन वो फ्रेश सूट कब आपका फेल होना चाहिए, बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन या अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। अब ये बेसिकली आपका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी जो फॉर्मर आपकी सिविल प्रोसीडिंग्स जो है जो पेंडिंग थी, तो जिस दिन वो इंस्टीट्यूट हुई थी या जिस दिन वो एंड होएंगी वो दोनों भी काउंट होएंगे आपकी लिमिटेशन में एक्सक्लूड करने के लिए। इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग्स वाज पेंडिंग, तो जिस दिन वो इंस्टीट्यूट हुई या एंड हुई वो दोनों के दोनों काउंट होंगे। नेक्स्ट ये कहता है कि जो प्लेंटिफ है या एप्लीकेंट है रजिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग, कि ये दोनों जो थे, प्लेंटिफ जो थे और एप्लीकेंट थे, अगर वो रजिस्ट कर रहे होंगे अपील, तो यही माना जाएगा कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को प्रोसिक्यूट कर रहे थे। और जो मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज है और ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन शैल बी डीम टू बी अ कॉजेज ऑफ अ लाइक नेचर, मतलब मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी जो होता है या अगर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सही नहीं है, तो इन लोगों को, इन चीजों को ऐसा माना जाएगा कि ये लाइक नेचर के ही है। क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि अगर हमारा ए रीजन की वजह से आपका केस जो है एक एक कोर्ट ने खत्म किया है तो यही रहना चाहिए, इसके जैसे जैसे, मतलब लाइक नेचर, तो वो वाले कॉजेज जो एक्शन होंगे वो आपके इसमें एक्सप्लेनेशन दिया कि मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज या कॉज ऑफ एक्शन आपका सही नहीं था, तभी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उनको हम लाइक नेचर में कहते हैं। सेक्शन 14 के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं कि ड्यू डिलीजेंस से केस फाइल हुआ होना चाहिए, कोर्ट मेरिट्स में जाता ही नहीं, पहले ही जुरिस्डिक्शन पे कैंसिल कर देता है, फॉर्मर केस मस्ट बी फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड, जो केस फाइल हुआ था जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि हमारी भाई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो लिमिटेशन पीरियड में होना चाहिए, तभी तो दूसरे कोर्ट में भी उन्हें लिमिटेशन में ही रहना दिया जाएगा ना, कि हाँ भाई वहां पे आपका गलत टाइम पे जो आपका वेस्ट हुआ कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कंपनसेट कर देते हैं। जो प्लेंटिफ है वो आस्क कर सकता है वेविंग ऑफ पीरियड एज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि उसने अपने हिसाब से ड्यू डिलीजेंस से दूसरे कोर्ट में केस किया था, तो उसका जो टाइम पीरियड ए कोर्ट में वेस्ट हुआ है वो एज अ राइट मांग सकता है कि मेरे इस टाइम को बी कोर्ट में कंपनसेट किया जाए। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि भाई वो जानबूझ के या मतलब गलती से कह देते हैं कि भाई मुझे तो लॉ ही नहीं पता था कि ऐसा लॉ होता है, तो ये चीज का एक्सक्यूज नहीं होता, सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ही एक्सक्यूज होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ का अगर एक्सक्यूज हम मानने लग जाए तो हर मर्डरर अपने आप को एक्सक्यूज करा सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस चीज की सजा है। ठीक है। ये जो आपका सेक्शन 14 है ये सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पे लगता है, जो मैटर इन इशू है चाहे आपका फॉर्मर केस में और बाद वाले केस में वो सेम होना चाहिए।
वहां पे आपको लीव लेनी होनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ से विड्रॉ करके दोबारा से फ्रेश फाइल करूंगा, ये यहाँ से सिर्फ विड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैं दूसरे कोर्ट में जाकर अपना केस दोबारा फाइल करूंगा। यहाँ से आपको अपनी लीव लेनी पड़ती है, हर बार कोर्ट से अगर आप विड्रॉ करते हो ना केस को तो एक लीव लेनी पड़ती है, वो लीव मस्ट भी होनी चाहिए, मस्ट लेनी चाहिए। सेक्शन 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार प्रीलिम्स में आता है। सेक्शन 14 एंड 5, दो इंडिपेंडेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वैसे तो इंडिपेंडेंट सेक्शंस हैं लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर आप सेक्शन 14 में भी अपना टाइम पीरियड को वेव कराते हो ना तो कहीं ना कहीं सेक्शन 5 भी यूज होता है, क्योंकि आपको सफिशिएंट कॉस्ट तो दिखाना ही पड़ता है। तो इसलिए वैसे तो ये इंडिपेंडेंट सेक्शंस है पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है, हम देखते हैं आपका सेक्शन 15, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टन अदर केसेस। अभी तक हमने देखा स्पेसिफिक केसेस में, अब सेक्शन 15 जो है अदर केसेस में कहता है। अब ये किस किस पे लागू होता है? एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। ठीक है, जिस दिन भी द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड, अगर किसी भी सूट की या एप्लीकेशन जो मतलब एग्जीक्यूशन है, अगर वो स्टे करी गई है किसी इंजंक्शन या कोई ऑर्डर से, तो जो टाइम द डे ऑन विच इट वाज इशूड एंड द डे ऑन विच इट वाज विड्रॉन, वो दोनों के दोनों काउंट होंगे, वो टाइम उसका उसके लिमिटेशन पीरियड से निकल जाएगा इंजंक्शन और ऑर्डर में। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि अगर हमें किसी भी केस को फाइल करने के लिए प्रीवियस कंसेंट या सैंक्शन लेनी होती है गवर्नमेंट की, जैसे सेक्शन 80 सीपीसी जो है वो कहता है कि पहले किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट केस करने के लिए हमें पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, तो वो जो टाइम लगता है वो एक्सक्लूड हो जाता है उस टाइम को। जैसे जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट और सेक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन वाज मेड, जिस दिन वो एप्लीकेशन लगाई गई थी और जिस दिन वो ऑर्डर मिला कि भाई हाँ इसके अगेंस्ट केस कर लो, दोनों के दोनों उसमें काउंट होंगे। ठीक है, अब ये थर्ड क्या कहता है, जब भी कोई कंपनी अगर वाइंड अप होती है या बंद होती है तो एक रिसीवर या इंटरिम रिसीवर अपॉइंट होता है जो कि फॉर द एजुकेशन ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट, ये जो इंसॉल्वेंट है उसका क्या प्रॉपर्टी बनती है या कितना हिसाब बनता है ताकि लोगों में उसको पैसे बांटे जाएं। ठीक है, जो कोई लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है अपनी कंपनी को एक वाइंड अप करने के लिए, तो जब से उसका पीरियड शुरू होता है, जिस दिन से वो प्रोसीडिंग शुरू होती है, ये बंदे अपॉइंट होते हैं रिसीवर या लिक्विडेटर, उस दिन से लेकर एंड एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इस दिन अपॉइंट हुआ और जिस दिन एंड हो रहा है विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, वो टाइम उसका कहाँ होगा? एक्सक्लूड हो जाएगा जिस टाइम तक ये अपॉइंटेड होगा। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला क्या होता है? ये परचेजर वाला राइट हो गया कि अगर किसी को भी पोजेशन लेनी है और उसने एक सेल में जो एग्जीक्यूट हुई थी एक डिक्री के हिसाब से, अगर किसी को डिक्री में हो गया कि भाई फलाना घर बेच दो, परचेजर ने उसको खरीद लिया, तो उसकी पोजेशन लेने के लिए अगर कोई भी मान लो जिसका घर बिका है उसने उसको सेट असाइड कराने के लिए अगर केस फाइल किया हुआ है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो उसकी पोजेशन लेने के टाइम पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन आपका सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर कोई डिफेंडेंट इंडिया से बाहर है, ठीक है, या इंडिया की टेरिटरी से बाहर है या सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर है, तो वो जो टाइम पीरियड लगता है प्लेंटिफ का कि उसकी वेट करने के लिए, वो टाइम पीरियड आपका सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। ये बेसिकली ये सारा बता रहा है कि किस तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि आपका लिमिटेशन एक्ट आपकी गलती के ना होते हुए जो टाइम आपका वेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एब्सेंट फ्रॉम इंडिया था, ये क्या मतलब था कि एक टाइम पे वो इंडिया में था लेकिन बाद में वो इंडिया से बाहर चला गया, ये नहीं कि हमेशा से मान लो एक ही बात हो रही है, ये तो रहता ही बाहर था, उसको हम एब्सेंट फ्रॉम इंडिया नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो इंडिया में था ही नहीं कभी। लेकिन एक पर्सन जो इंडिया में रहता था लेकिन उस ड्यूरेशन में अगर वो बाहर चला जाता है तो हम उसे एब्सेंट फ्रॉम इंडिया कहते हैं।
और ये ओनस किस पे होगा, प्लेंटिफ के ऊपर होगा प्रूव करना कि भाई डिफेंडेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया था, इस वजह से मैं केस नहीं कर पा रहा। तो सेक्शन 15 में मेरे को फायदा दिया जाए, मुझे बेनिफिट दिया जाए और मेरे उस टाइम को एक्सक्लूड किया जाए। ठीक है, ये प्लेंटिफ के ऊपर आपका ओनस होता है, मतलब भार सारा इस बात को प्रूव करने के लिए प्लेंटिफ के ऊपर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरह से हमारा जो टाइम है वो कंप्यूट किया जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन में, कि अगर मान लो 3 महीना है और 3 महीना आपके बिना गलती के अगर वेस्ट हो रहा है, तो आपको 6 महीने का किस तरह से टाइम मिलता है। ये प्रोविजंस आप अपने कोर्ट में केसेस में और हर तरह से यूज कर सकते हैं, और अकेडमिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आपका कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो, आप प्लीज लिखिएगा। थैंक यू।